Our next sponsor, Mr. Atul, another instrumental figure who has made us, comfortable with the managing of this show today. Atul ji would be here for a few minutes and he will explain you what BIS is all about, because 13 अगस्त आने वाली हम सब फर्नीचर वालों को पता ही है. अतुल जी प्लीज़ थोड़ा सा ज्ञान बांटेंगे BIS को लेकर, बहुत ही हॉट टॉपिक फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए. So thank you, Mr. Amit. So thank you, Mr. Amit, for introducing me and my company. So time बहुत कम है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को. बट बिफोर स्टार्टिंग दी प्रेजेंटेशन मैं फिर एक बार AFMT का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें एक मेंबर बनाने के लिए और इतने सारे लोगों के सामने हमें प्रेजेंट करने का मौका देने के लिए, तो ऑल थैंक्स टू AFMT टीम. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज BIS? सो BIS बहुत बार डाउट करा जाता है कि BIS एक लाइसेंस का नाम है, बल्कि BIS एक डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस. सो BIS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन. इट स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. बाय टेकिंग अ BIS लाइसेंस, ऑल द मैन्युफैक्चरर अश्योर्स कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए एक सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट है. BIS के अंदर 3 मेन की स्कीम्स आती है. पहली है ISI मार्क स्कीम, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे फर्नीचर पे एप्लीकेबल हो रही है. सेकंड इज CRS स्कीम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पे लगती है, जैसे कि अडेप्टर, मोबाइल फोन्स, बैटरी, चार्जर्स. देन इज हॉलमार्क स्कीम, जिसको हम अच्छे से जानते हैं कि जो सब ज्वेलरीज पे और गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे लगती है. ISI मार्क स्कीम, तो हमारा जितना भी फर्नीचर है, जिसके लिए हम यहाँ पे सारे इकट्ठा हुए हैं, तो जितना भी फर्नीचर है वो सब ISI मार्क स्कीम के अंडर कवर्ड है. सो ISI मार्क स्कीम अगेन इट गिव्स द ट्रस्ट टू द कंज्यूमर, बट अभी ट्रस्ट से सबसे बढ़कर हमारे लिए मैंडेटरी है. सो फ्रॉम 13 अगस्त, जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा, तो ISI मार्क लाइसेंस लेना सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंडेटरी है. देन आते हैं जो QCO, तो DPIT, बेसिकली BIS इज अ स्टैंडर्डाइजेशन एंड एनफोर्समेंट बॉडी, बट जो हमारा QCO है ऑन BIS वो DPIT ने निकाला है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड. ये QCO लास्ट 3 फरवरी को आया था और इसमें ये कहा गया था कि 13 फरवरी 2026 से BIS मैंडेटरी होगा फर्नीचर के ऊपर. तो काफ़ी सारे लोग ये सुन के खुश होंगे कि क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से मैन्युफैक्चरर एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टेकिंग द BIS. तो इसमें 2 एग्जेम्पशंस गिवन है. पहला कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट के लिए बना रहे फर्नीचर, उन सब मैन्युफैक्चरर्स को BIS लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही उस फर्नीचर पे BIS एप्लीकेबल है. सेकेंड, जिन मैन्युफैक्चरर्स का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है वो सब एग्जेम्प्ट रखे गए हैं फ्रॉम BIS. तो इसके लिए सबका क्वेश्चन ये रहेगा कि हम कैसे प्रूफ करेंगे हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है. तो जब भी आप मटेरियल सप्लाई करोगे किसी भी रिटेलर को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, आपको एक जनरल एग्रीमेंट बना के रखना है कि CA टेस्टेड. आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें आपने लिखवा लिया कि हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे था, और एक जनरल डिक्लेरेशन आपने रिटेलर को दे दिया कि जितना फर्नीचर बनाया है ABC कंपनी ने वो BIS के कंप्लायंस से बाहर है. तो वो ड्राफ्ट हम शेयर कर देंगे आपको. देन आते हैं BIS की इंप्लीमेंटेशन डेट और कौन कौन से प्रोडक्ट BIS में कवर्ड है. तो BIS लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल मीडियम स्केल हम कैसे डिफाइन करते हैं, सभी जानते हैं, सबके पास एक उद्यम सर्टिफिकेट होगा. तो BIS उसी उद्यम सर्टिफिकेट के लिए हिसाब से कंपनीज को लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल डिफाइन करता है. मैं फिर भी एक डेफिनेशन बता देता हूं. लार्ज स्केल वो कंपनी है जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है. मीडियम स्केल जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक है. स्मॉल जिनका 10 करोड़ से 50 करोड़ 10 करोड़ से 100 करोड़ है, एंड माइक्रो जिनका 10 करोड़ से नीचे है. तो मीडियम और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, मतलब जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर था, उन पे BIS 13 फरवरी 2026 से मैंडेटरी हो चुका है. और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है, उन पे BIS 13 अगस्त 2026 जो भी आने वाला है उससे एप्लीकेबल हो रहा है. BIS में ये 6 प्रोडक्ट्स कवर्ड है. पहला है वर्क चेयर. वर्क चेयर की सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी वो चेयर जो कि हॉरिजॉन्टली रोटेट हो सकती है और हाइट में एडजस्ट हो सकती है, वो सारी चेयर्स वर्क चेयर है. देन जनरल पर्पस चेयर्स एंड स्टूल्स,
टेबल्स एंड डेस्क, स्टोरेज यूनिट, बेड्स एंड बंक बेड्स। मुझे सारे मैन्युफैक्चरर से या कमेटी मेंबर से सबसे ज़्यादा एक क्वेरी आती है कि हम कैसे एक मॉडल को टेस्ट करा के हमारी पूरी एंटायर रेंज कवर कर सकते हैं। तो मैंने पूरा फोकस उन्हीं स्लाइड्स पे दिया है। वर्क चेयर की बात करते हैं। तो वर्क चेयर की जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कोई भी वो चेयर जो कि हॉरिजॉन्टली रोटेट हो सकती है और हाइट में एडजस्ट हो सकती है, दैट इज अ वर्क चेयर। तो BIS ने हर एक स्टैंडर्ड में ग्रुपिंग गाइडलाइंस दी है। ग्रुपिंग गाइडलाइंस मतलब कि अगर आज एक फैक्ट्री 100 तरीके के मॉडल्स बना रही है वर्क चेयर के, तो कैसे वो एक मॉडल टेस्ट करवा के अपने सारे मॉडल्स कवर करा सकती है। तो उसके लिए हमें फैमिली ऑफ मॉडल्स बनानी है कि फॉर एग्जांपल हमारे 200 मॉडल्स है, तो उसको हमें 2 या 3 या 4 कैसे ग्रुपिंग गाइडलाइंस डिफाइन है उसके बेसिस से फैमिलीज में डिवाइड करना है, और हर एक फैमिली में से एक मॉडल हमें टेस्ट करवाना है एज अ लीड मॉडल। तो वर्क चेयर में ये ग्रुपिंग गाइडलाइंस हर एक स्टैंडर्ड के लिए डिफरेंट है। वर्क चेयर में दे हैव क्लासिफाइड कि हमारी वर्क चेयर्स जो है उसमें कैस्टर्स है या विदाउट कैस्टर्स है, रिक्लाइनिंग प्रोविजन है, विदाउट रिक्लाइनिंग प्रोविजन है, फुटरेस्ट है, विदाउट फुटरेस्ट है। तो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर विद कैस्टर विदाउट कैस्टर दोनों तरीके की चेयर बना रहा है, तो उसको दोनों की अलग अलग फैमिली बना के उन दोनों फैमिली में से एक एक लीड मॉडल टेस्ट कराना है। रिक्लाइनिंग प्रोविजन, सिमिलरली फुटरेस्ट। अब आते हैं कि हम उस फैमिली में से लीड मॉडल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये लीड मॉडल की डेफिनेशन भी हर एक स्टैंडर्ड में डिफरेंट है, जिसको हमने सिंपलीफाई करके यहां पे लिखा है। तो फॉर वर्क चेयर हमें एक सैंपल टेस्ट करवाना है, दैट इज ऑफ द मैक्सिमम डायमेंशन, दैट्स इट। तो अगर हम सारी वर्क चेयर्स विद कैस्टर, विद रिक्लाइनिंग प्रोविजन एंड विदाउट फुटरेस्ट बना रहे हैं, तो हमारा एक सैंपल टेस्ट करा के हमारी एंटायर रेंज कवर हो सकती है। फिर आते हैं जनरल पर्पस चेयर्स एंड स्टूल्स पे। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि चेयर्स और स्टूल्स सब कवर करे गए हैं। तो चेयर की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चेयर जो वर्क चेयर नहीं है वो सब जनरल पर्पस चेयर्स है। स्टूल, कोई भी चेयर जिसमें बैक रेस्ट नहीं है, दैट इज अ स्टूल। तो सभी तरीके के चेयर और स्टूल्स इस स्टैंडर्ड में कवर्ड है। अब इस स्टैंडर्ड में पर्टिकुलरली BIS ने जनरल पर्पस चेयर्स एंड स्टूल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि वेदर दे आर मैन्युफैक्चर फॉर डोमेस्टिक यूज और फॉर इंस्टीट्यूशनल यूज। तो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर चेयर्स डोमेस्टिक यूज और इंस्टीट्यूशनल यूज दोनों के लिए बना रहा है, तो उसको 2 अलग अलग सैंपल टेस्ट करवाने हैं या 2 अलग अलग फैमिलीज बनानी है। अब इन दोनों फैमिलीज में अगेन वो कैस्टर्स के साथ बना रहा है, विदाउट कैस्टर्स बना रहा है, अगेन डिफरेंट फैमिलीज, विद फुटरेस्ट बना रहा है, विदाउट फुटरेस्ट बना रहा है। तो जितनी फैमिलीज बनेगी, हर एक फैमिली में से हमें एक लीड मॉडल डिसाइड करना है और उसको टेस्टिंग के लिए भेजना है। तो जनरल पर्पस चेयर्स एंड स्टूल्स में अगेन वही क्राइटेरिया है कि हमें मैक्सिमम डायमेंशन का सैंपल टेस्ट कराना है, और अगर उस फैमिली में किसी भी एक मॉडल में आर्मरेस्ट अवेलेबल है, तो हमें आर्मरेस्ट वाला सैंपल टेस्ट कराना है। Then we come to 17633, that is for tables and desk. Tables and desk में इन्होंने अगेन डिफाइड करा है कि वेदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर डोमेस्टिक यूज और इंस्टीट्यूशनल यूज या ऑफिस यूज हम बोल सकते हैं। डोमेस्टिक यूज में हमारी डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल्स, बेडरूम टेबल्स सभी कवर होती है। ऑफिस यूज में हमारे ऑफिस डेस्क टेबल्स, कॉन्फ्रेंस टेबल, मीटिंग टेबल्स, पैंट्री टेबल्स, ये सब ऑफिस में यूज होते हैं। अगेन इसमें ग्रुपिंग है कि हम विद कैस्टर बना रहे हैं, विदाउट कैस्टर बना रहे हैं, फिक्स्ड हाइट बना रहे हैं, एडजस्टेबल हाइट बना रहे हैं। तो जितनी हमारी फैमिलीज बनेगी, अगेन हर एक फैमिली में से हमें एक लीड मॉडल डिसाइड करना है और उसको टेस्ट कराना है। तो ये ग्रुपिंग का पर्पस यही है कि हम कैसे मिनिमम सैंपल टेस्ट करा के हमारी एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कवर कर सकते हैं। तो इसमें ग्रुपिंग का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड, कि पहली चीज हमें अगेन मैक्सिमम डायमेंशन का सैंपल टेस्ट करवाना है। सेकेंड, जो हम सैंपल टेस्ट करवा रहे हैं उसमें अगर हमारा एक्सटेंशन एलिमेंट लगा हुआ है, एक्सटेंशन एलिमेंट आई मीन टू से ड्रॉर लगा हुआ है अगर, या ग्लास टॉप यूज है, या हम स्टोरेज कैबिनेट सप्लाई करें साथ में, तो हमें वो सैंपल टेस्ट करवाना है। उससे हमारे विदाउट ग्लास टॉप, विदाउट एक्सटेंशन एलिमेंट, विदाउट स्टोरेज वाले सैंपल्स भी कवर हो जाएंगे। नाउ वी कम टू स्टोरेज यूनिट्स। सो स्टोरेज यूनिट मीन्स कि कोई भी स्टोरेज यूनिट या कोई भी कैबिनेट जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें स्टोरेज यूनिट्स कवर्ड है। अगेन स्टोरेज यूनिट हैव बीन डिफाइंड इन 3 पार्ट्स: डोमेस्टिक यूज, इंस्टीट्यूशनल लाइट यूज, इंस्टीट्यूशनल हेवी यूज।
डोमेस्टिक यूज़ में हमारी घरों की जितनी भी स्टोरेज यूनिट है, चाहे हमारे वार्डरोब्स हो गए, बेड साइड टेबल्स हो गई, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हो गए, वो सब डोमेस्टिक टेबल्स में डोमेस्टिक स्टोरेज यूनिट में कवर होता है। इंस्टीट्यूशनल लाइट में ऑफिस एरिया के जितने भी वर्क स्टेशन स्टोरेज यूनिट्स है, कि ऑफिस वार्डरोब्स है, ऑफिस साइज स्टोरेज है, वो सब इंस्टीट्यूशनल लाइट में कवर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल हेवी में हमारे बैंक कंपैक्टर्स हो गए, लाइब्रेरी रैक्स हो गए, जहाँ पे हेवी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, वो सब हमारे इंस्टीट्यूशनल हेवी में कवर होते हैं। अगेन इसमें भी ग्रुपिंग है कि विद कैस्टर, विदाउट कैस्टर, विद सिटिंग सरफेस, विदाउट सिटिंग सरफेस। विद सिटिंग सरफेस मतलब कि बेड के साथ जो ऑटोमेन यूज होता है, इट इज अ सिटिंग सरफेस, इट इज अ स्टोरेज यूनिट दैट हैव अ सिटिंग सरफेस। देन इसमें लीड मॉडल का क्राइटेरिया थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है कि अगेन द लीड मॉडल शैल बी ऑफ मैक्सिमम डायमेंशन एंड इट शैल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। So by component I mean to say कि it shall have the drawer, it should have the pivot doors, it should have the sliding doors, it should have the flaps, it should have the shelves, it should have the locks। तो मैंने एक डायग्राम प्रिपेयर भी करा है, एक ड्राइंग प्रिपेयर भी करी है, जो मैं इस पीपीटी के एंड में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम एक सैंपल बना के हमारी एंटायर रेंज ऑफ वार्डरोब्स कवर कर सकते हैं। देन वी कम टू बेड्स। बेड्स में दे हैव केप्ट वेरी सिंपल कि वेदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग द बेड्स विद स्टोरेज, विदाउट स्टोरेज, विद हेडबोर्ड, विदाउट हेडबोर्ड। अगेन द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द लीड मॉडल इज अगेन इजी कि हमें मैक्सिमम डायमेंशन का सैंपल टेस्ट कराना है। लास्ट इज बंक बेड्स। बंक बेड्स में भी इन्होंने काफी सिंपल रखा है कि विद स्टोरेज या विदाउट स्टोरेज। तो इन स्लाइड्स का मेन पर्पस ये था कि हम, क्योंकि आज जब भी हम बीआईएस लाइसेंस लेते हैं, एक मैक्सिमम एक्सपेंस होता है हमारा टेस्टिंग चार्जेस का, और वो टेस्टिंग चार्जेस मल्टीप्लाई होता है बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स वी आर टेस्टिंग इन ईच स्टैंडर्ड। तो हम कैसे अपने सैंपल क्वांटिटी को मिनिमाइज करके अपने बीएस लाइसेंस की जर्नी को कॉस्ट एफिशिएंट कर सकते हैं, वो सब हम ग्रुपिंग को फॉलो करके कर सकते हैं। नाउ कम्स दी आई हैव एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बीआईएस जर्नी इन स्मॉल। सो फर्स्ट, as I explained, that we need to group the products. So first part is grouping the products. Second is कि हमें वो ग्रुप प्रोडक्ट्स को टेस्ट करवाना है फ्रॉम अ बीआईएस अप्रूव्ड लैब। थर्ड इज कि हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर फाइलिंग द बीआईएस एप्लीकेशन, हमें वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। देन वी फाइल द एप्लीकेशन द बीआईएस डिपार्टमेंट। आफ्टर फाइलिंग देयर इज सम स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन कि हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे वो सही है या नहीं है। देन वंस अ फाइल इज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, बीआईएस एक इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को नॉमिनेट करती है जो हमारी फैक्ट्री आएगा। देन बीआईएस फैक्ट्री इंस्पेक्शन से पहले हमें अगेन सैंपल प्रिपेयर करने होते हैं जो हमें ऑफिसर को उस दिन ऑफर करने हैं। देन दिस इज द मेन डे, जिस हमारी पूरी बीआईएस जर्नी का सबसे मेन डे है हमारी फैक्ट्री की इंस्पेक्शन। तो ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन व्हाट ऑफिसर रेगुलरली चेक्स, पहली चीज कि जितने भी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। Second, he checks our manufacturing process because again BIS is a manufacturer concern license। तो BIS नहीं चाहता कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रेडर को लाइसेंस दे कि उससे उसका मिसयूज हो। तो BIS वेरीफाइज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो कि हम रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक कैसे बना रहे हैं, क्या क्या मशीनरी यूज कर रहे हैं, कैसे वो मशीनरी प्लेस्ड है। देन दे आस्क द फैक्ट्रीज क्वालिटी कंट्रोल पर्सन। तो बीआईएस लेने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अपनी फैक्ट्री में एक लैब लगानी है, बट ये बाकी प्रोडक्ट्स में मैंडेटरी था। एएफएमटी एसोसिएशन ने मेहनत करी और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, जितनी भी एमएसएमई एंटरप्राइजेस है, उनको लैब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना लैब लगाए लाइसेंस ले सकती है। देन ऑफिसर उस दिन, जो हमने बताया कि हमें सैंपल्स प्रिपेयर करने हैं, ऑफिसर उस दिन आके वो सैंपल्स को सील करेगा। देन उन सैंपल्स की टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद हमारा लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। इस टेस्टिंग के लिए हमें वेट नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी बीआईएस को एक डिक्लेरेशन दे रखा है कि हमारे जो इनिशियल सैंपल्स थे वो बीआईएस अप्रूव्ड लैब से टेस्ट हुए हैं, एंड ये लाइसेंस, ये सैंपल्स भी हमारे स्टैंडर्ड को कंफर्म करेंगे। इन केस ये सैंपल्स फेल होते हैं लैब में तो हमें दोबारा से सैम्पलिंग करनी पड़ती है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो काफी लोग स्किप कर रहे हैं और अभी समझ नहीं रहे, दैट इज द पोस्ट कंप्लायंसेस। BIS लाइसेंस कम्स विद अ लॉट ऑफ पोस्ट कंप्लायंसेस। वो पोस्ट कंप्लायंसेस बताने के लिए मुझे टाइम बहुत कम दिया गया है, तो इसको हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं बाद में।
ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो हमें BIS के लिए चाहिए। पहला लोकेशन मैप कि BIS चाहता है कि हम उसकी BIS ऑफिस से हमारी फैक्ट्री तक का एक लोकेशन मैप BIS को दे दे। देन इज प्लांट लेआउट, लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब BIS मैंडेटरी होता है तो हम एज अ मैन्युफैक्चरर कोई रॉ मटेरियल भी ऐसा प्रोक्योर नहीं कर सकते जिसपे BIS मैंडेटरी है और हम नॉन BIS खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करता हूं तो हमारे लिए रॉ मटेरियल इज MDF बोर्ड, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, देन वी कम टू लैमिनेट्स, देन हिंजेस, देन टेलीस्कोपिक चैनल, या कोई वर्क चेयर्स बना रहा है तो उसका जो फैब्रिक आ रहा है, तो ये सब प्रोडक्ट्स जो है BIS में मैंडेट हो चुके हैं। तो अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसपे BIS मैंडेटरी है तो हमें वो रॉ मटेरियल BIS वाला ही प्रोक्योर करना है। अदरवाइज जब हमारी फैक्ट्री इंस्पेक्शन होगी उस दिन जितना भी मटेरियल हमारे पास नॉन BIS रखा है जिसपे BIS मैंडेटरी है, BIS ऑफिसर कैन एनफोर्स एंड सील ऑल दैट मटेरियल। तो इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि हमारी फैक्ट्री में जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है वो सब BIS अप्रूव्ड ही आए। देन इज प्लांट एड्रेस प्रूफ, GST, ड्राइंग्स ऑफ द लीड मॉडल एंड फैमिली मॉडल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया ग्रुपिंग में कि हमें एक लीड मॉडल टेस्ट कराना है, बाकी सारे फैमिली ऑफ मॉडल्स हमारे सिर्फ ड्राइंग के बेसिस में, ड्राइंग आई मीन टू से कि वी रिक्वायर अ 2D डायग्राम कि हमारे पर्टिकुलर स्टोरेज यूनिट का, टेबल का, चेयर का लेंथ, विड्थ, हाइट क्या है, तो उसके हिसाब से हमें 2D डायग्राम चाहिए। तो हमारे बाकी सारे जितने मॉडल्स है सिर्फ ड्राइंग के बेसिस में कवर हो जाएंगे। देन वी रिक्वायर प्रोसेस फ्लो चार्ट, ब्रांड डिटेल्स एंड अगेन MSME सर्टिफिकेट। मैंने एक डॉक्यूमेंट स्किप करा है, दैट इज QCI डॉक्यूमेंट। तो BIS says the owner of the firm, the owner of the company who's applying for the BIS license is involved in a lot of things. That's why a factory shall have a quality control in charge. Though we are not setting up an in-house laboratory, but still BIS says कि हर एक फैक्ट्री के पास एक क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज होना चाहिए। उस क्वालिटी कंट्रोल का इंचार्ज का काम क्या रहेगा कि वो सैलरी लेगा ओनर से, काम करेगा BIS के लिए, कि हमारे जितने भी सैंपल्स जाने लैब में उनकी रिपोर्ट्स आनी है, कितनी ड्यूरेशन में टेस्टिंग करानी है, BIS का कोई स्टैंडर्ड का रिवीजन आता है तो कैसे उसको अडॉप्ट करना है। तो देयर आर मल्टीपल पोस्ट कंप्लायंसेस एंड अडेप्टेशन ऑफ BIS जो कि इस QCI का काम रहेगा उसको पूरा करना। तो BIS कहता है कि हमें एक कॉम्पिटेटेड पर्सन चाहिए फैक्ट्री में जिसका हमें डिग्री चाहिए, हमें उसका आईडी प्रूफ चाहिए और उसका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। अगर किसी फैक्ट्री के पास QCI नहीं है तो उस फैक्ट्री को BIS लाइसेंस नहीं देता। देन दिस इज द टाइम फ्रेम कि सबसे पहले हमें सैंपल टेस्ट कराना है। तो ओवरऑल BIS जर्नी का टाइम फ्रेम इज ऑलमोस्ट 2 to 2.5 months। तो जितने भी लोगों ने अप्लाई अभी तक नहीं करा है, 13 अगस्त 2026 से BIS मैंडेटरी हो रहा है। BIS लेने का टाइम फ्रेम इज 2.5 months। और एक सिंपल टर्म्स में अगर 13 अगस्त 2026 के बाद हम फर्नीचर बनाते हैं जो कि एक्सपोर्ट पर्पस के लिए नहीं बना और हमारी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो हम एक इलीगल ऑफेंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ BIS। तो 13 अगस्त से पहले हमारी कंपनी से BIS होना चाहिए। 13 अगस्त के बाद अगर हम लेते हैं तो ये चीज़ मैं अनऑफिशियली इन्फॉर्म कर रहा हूं कि जिस दिन BIS ऑफिस इंस्पेक्शन के लिए आएगा हमें अपनी फैक्ट्री को क्लोज या शट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 13 अगस्त के बाद हम लीगली फर्नीचर नहीं बना सकते। Then I represent my company, that is Global Solution and Compliance Private Limited. So this company was set up by my brother, Mr. Manish Agarwal, in year 1997. Since then, we are consulting for department like DGFT, MOEF, CPCB. So we have a track record of serving 5,000 plus clients and 900 plus clients specific to ISI registration scheme of BIS. Then we have a subsidiary by the name of Global Waste Solution. So Global Waste Solution is an authorized electronic waste recycler. So we recycle for brands like Samsung, Voltas, Whirlpool, Godrej, LG, Paytm, Foxconn, etc. Then how we as Global Solution can help you out in your BIS journey? First, we can identify the standards for you. Second, we can provide an end-to-end documentation support to you. Third, we can prepare the factory for the inspection. Then we provide an on-site support during the inspection. Then we try to get the license as early as possible
Then again, the most important point कि we help the companies for the post compliances. कि लाइसेंस आने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, हम उन सारे compliances में help करते हैं to the manufacturer. These are some other services that we offer, like EPR, again FMCS, WPC, LMPC, DGFT, TCQCO, SIMS, PIMS, FSI, CDSCO, etc. ये सब ब्रांड्स तो सारे यही हैं, so I don't think कि मुझे किसी ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है. हाँ जी सर. I think you should throw some light on the SOFA, Okay. whether it is covered right now or not. So BIS have a standard 17632, IS 17632 as I mentioned. So it says that all the single seater chairs are covered under BIS. So all single seater sofas are covered under BIS that don't have a reclining provision. Manual recliners are not covered, but single seater sofas are covered under BIS and again under standard 17632. So multiple sitting is not covered. Not covered. Right now, but BIS is preparing a standard for it, so it would be soon be covered, but right now it's not covered. it will be again coming in 17632. Pardon? Yeah. So any product on the final product BIS is not applicable, you can import from China. So multi-seater sofas can be imported from China. So right now, the sofas were not included in the 17632 first. Then some of the company made the representation that we are importing the sofa as armchair. Some of the companies made a representation that the sofa is now being imported as armchairs, especially large companies. And that is why after the 17632 was framed, the sofas were included, single-seater sofas were included. So Sir, today, today 17632 also includes sofa, which is single-seater. Exactly. While the multi-seating is not going to be implemented immediately, it is going to take some time. Exactly. So I am actually the convener for the SOFA Okay. for framing the 17632. Okay. And I was all the time opposing that we cannot differentiate right now. The single-seater sofa, you have to take the license today. And there may be a chance that you will have to go for another license for exactly. the multiple seating. Yeah. So what we are right now advocating is that you should put the 17632 multiple seating also in the same category. Okay. And the draft is being prepared. I think next week the draft will be presented to the BIS, to the... Great, sir. Yeah, and then probably it will take about another 6 months or so. Okay. But if there is any confusion in anybody's mind that sofas, which was not mandatory in the beginning when the BIS started, that is also included. So I think whosoever has not applied for sofa will have problem from the 12th of August for the single-seater sofas. Exactly. So that need to be, because there is ambiguity, that is why I wanted you to clarify this again. Sir, in simple terms, what is a sofa? Means as per you, what is sofa? So, okay, see, if I were to see that, the sofa is not, whatever pictures you shown in 17632, there was no fully upholstered product. I mean, that is, it is not covered till the end. No, it's covered, sir. So, like If for we- example, this chair Yeah. is now covered with the cover on the fabric. Exactly. While some chairs could be without the legs are seen. Exactly. So the idea was like that the sofas were considered separately, but because lot of people wanted to stop sofa, Okay. so that is why they added single seater later. Okay. So now instead of having a separate Standard. specification standard for sofa, it will be included in 176. Great, great. So, Yeah, it is 900 mm is the maximum you can make as a single seater sofa. Then it goes as a multiple seater. If you make 950, then it is not a single seater sofa. yeah. 950 millimeter means you are talking about width. So that is why it is said it is not the width of the entire sofa, it is the width of the seat. Width of the seat should be 950, not the entire sofa. So you will be covered in the single seater sofa. So, any other doubts we have? They have See. applied, so many of them have applied, but till now See. nobody has been granted. See, the entire motive behind mandating the BIS for furniture is to restrict the Chinese imports. So, I would like to mention कि since 2020 से जब से कोरोना वायरस आया था,
BIS ने किसी भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर को अंडर ISI मार्क स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं एक सिंगल लाइसेंस भी ग्रांट नहीं करा है। तो इन 2020 द फर्स्ट इंडस्ट्री वाज टॉयज इंडस्ट्री, फिर 2024 में फुटवेयर इंडस्ट्री आई, नाउ 2026 में फर्नीचर इंडस्ट्री आई है। दे ऑल अ बिग कंज्यूमर इंडस्ट्री। टॉयज इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री में किसी भी एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर को अभी तक लाइसेंस नहीं दिया है। देखो ये चाइनीज कंपनीज को BIS लाइसेंस देना इज अ पॉलिसी मैटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऑफिशियल अनऑफिशियल बहुत सारी बातें हैं जो समझने की सारी है। सो दे आर अलाउड टू अप्लाई, बट हाउ दे विल बी ग्रांटेड अ लाइसेंस इट्स अ मैटर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स द मेन थिंग। सो थैंक यू सो मच अतुल सो जी। अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि हम उनको अप्रोच करें या वी कैन schedule a meeting with them, we have a drop box there, so you can drop your visiting card there. My team will approach you. And special discount for AFMT members. Yeah, Thank you so much. We already are giving a special discount to all the AFMT members. It's been eventful. Thank you so much. It is a very serious topic. BIS, please take it seriously. And इतना अच्छा जानकारी दिया उसको आज ग्रैब करो, अप्लाई करो, BIS लाइसेंस लो और फर्नीचर इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पे लेके आओ। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इवेंट देने के लिए वी शुड एंड वी हैव टू ऑनर अतुल ऑल्सो। सो आई वुड रिक्वेस्ट दीपक जी टू प्लीज बी ऑन स्टेज. A very close friend of Atulji and very instrumental in getting Atulji here with us as a sponsor and for such an insightful evening with us. So may I please request ma'am to come up with the memento for Mr. Atul. Thank you so much. Thank you very much. A round of applause please for Atulji, please.